कि हमने कल डिस्कस किया कि टॉट का नेचर हमें तभी समझ में आएगा जब हम टॉट को 3 कंसेप्ट्स के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। पहला, टॉट और क्राइम के बीच में क्या फ़र्क होती है। दूसरा, टॉट और ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होती है। और तीसरा, टॉट और कॉज ए कंट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होती है। पहले तो हमने कल डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉट और कॉज ए कंट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। टॉट और कॉज ए कंट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, इससे पहले हमें देखना होगा कि कॉज ए कंट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, आप पहले याद रखो, कॉज ए कंट्रैक्ट का मतलब होता है जब भी कोई इंसान कोई एडवांटेज, कोई बेनिफिट, कोई फायदा हासिल करता है, गेन करता है, लेकिन वो उस बेनिफिट के लिए उस एडवांटेज का मुस्तहिक नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर वो उस एडवांटेज को गेन करेगा, इससे दूसरी पार्टी को क्या होगा, नुकसान होगा। आपको समझ में आ गया। मिसाल के तौर पे मुझे आपकी पर्स मिली केसीएफ के गेट के पास, ठीक है, उसमें 1000 रुपया है। मैं उस पर्स को अपनी जेब में रखता हूं, मुझे क्या मिला, एडवांटेज, मुझे बेनिफिट मिला। क्या मैं इस एडवांटेज का मुस्तहिक हूं, नहीं हूं। ठीक है, अब जब मैं इस एडवांटेज को गेन करता हूं, उससे उस इंसान को जिसका वो पर्स था उसे क्या हुआ, नुकसान हुआ। आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे लॉ उस इंसान को कंपेल करता है, किस इंसान को, जिसने ये एडवांटेज गेन की, उसे कंपेल किया जाता है किस चीज के लिए, कि आप उससे ये वापस करो। ठीक है, ऑल्दो उसके साथ कंट्रैक्ट नहीं होता है वापस करने का, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करता है, लॉ मान के चलता है एज इफ देयर इज ए कंट्रैक्ट, एज इफ देयर इज ए। जिसने पर्स मिला, जिसका पर्स था, अब जिसे पर्स मिला उसके साथ, जिसका ये पर्स था उसके साथ कंट्रैक्ट नहीं था कि मैं आपको वापस दूंगा, था कंट्रैक्ट, लेकिन लॉ क्या प्रिज्यूम करता है, एज इफ देयर इज ए कंट्रैक्ट, क्योंकि वो इंसान कोई ऐसा बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता, वो इंसान कोई ऐसा एडवांटेज हासिल नहीं कर सकता है जिसका वो मुस्तहिक होगा ही। इसे हम कहते हैं कॉज ए कंट्रैक्ट। व्हेन ए पर्सन gains some advantage, when a person gains some advantage or benefit, जब एक इंसान कोई एडवांटेज गेन करता है या बेनिफिट गेन करता है, to which some other person was entitled, उस फायदे का कोई और इंसान मुस्तहिक था, ये नहीं था जिसने बेनिफिट गेन किया, to which some other person was entitled। और इस एडवांटेज गेन करने से क्या होता है, and by such advantage another person suffers an undue loss, another person suffers an undue loss। अब क्या होगा, लॉ उसे कंपेल करता है। द लॉ में कंपेल द फॉर्मर यहां पे कौन है, जिसको एडवांटेज मिला। द लॉ में कंपेल द फॉर्मर किस चीज के लिए, टू कंपेंसेट द लेटर, उसे कंपेंसेट करने के लिए, किसको, जिसका ये हक छिन गया, जो इस फायदे से महरूम हो गया। ठीक है, द लॉ में कंपेल द फॉर्मर टू कंपेंसेट द लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवांटेज सो गेन्ड, इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवांटेज सो गेन्ड। इसे हम कहते हैं कॉज ए कंट्रैक्ट। इसीलिए इसको कॉज ए कंट्रैक्ट कहते हैं, कंट्रैक्ट नहीं कहते, कॉज ए कंट्रैक्ट कहते हैं। कॉज ए मीन्स वो जहां पे किसी चीज में किसी और चीज की ट्रैपिंग्स होंगी। ठीक है, यहां पे कॉज ए मीन्स हाफ, या जिसमें ट्रैपिंग्स होंगी, किसकी ट्रैपिंग्स, कंट्रैक्ट की। ऑल्दो इट इज नॉट ए फुल कंट्रैक्ट, बल्कि कंट्रैक्ट की क्या है, इसमें ट्रैपिंग्स है। आपको समझ में आ गया, दिस इज कॉज ए कंट्रैक्ट। समझ में आ गया सबको। अब सवाल पैदा होता है कि टॉट और कॉज ए कंट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया। पहले आप इसकी एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको कॉज ए कंट्रैक्ट की। देयर इज अ ट्रेड्समैन ए, मैंने आपको ये एग्जांपल इससे पहले भी दी थी। ए, ही इज अ ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन कहते हैं जो ट्रेड करता हो, कारोबारी इंसान, ताजर, तिजारत करने वाला। ठीक है, ये गलती से
अपना सामान बी के हाउस पे छोड़ देता है। ए अपना सामान बाय मिस्टेक छोड़ देता है कहां पे? बी के हाउस पे। अब बी उस सामान को ट्रीट करता है एज हिज ओन। क्या वो इस्तेमाल करता है अपने आप के लिए। आपको समझ में आ गया? अब जिसने ये सामान अपने आप पे इस्तेमाल किया उसे क्या मिला? एडवांटेज मिला, उसे बेनिफिट मिला। आप मुझे बताओ, क्या वो इस एडवांटेज को गेन करने का मुस्तहिक था? ठीक है। अब उसने ये एडवांटेज गेन की, उससे क्या हुआ? दूसरे बंदे को नुकसान हुआ। किस बंदे को? जिसने गलती से वो सामान वहां पे छोड़ा था। आपको समझ में आ गया? अब ला यहां पे किसको कंपेल करेगा? इसको जिसका ये मकान था उसको कंपेल किया जाएगा कि आप उसे कंपेंसेट करो, आप उसे कंपेंसेट करो। आपको समझ में आ गया? ऑल्दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ उसे कहेगा कि आप उसे कंपेंसेट करो जैसा कि उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करता है कि जैसे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। दिस इज अबाउट कॉज़ल कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें देखना है कि टॉर्ट और कॉज़ल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, लेकिन डिफरेंस से पहले आप एक कॉमन पॉइंट याद रखो, एक सिमिलरिटी याद रखो। टॉर्ट और कॉज़ल कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कॉमन पॉइंट ये है कि कॉज़ल कॉन्ट्रैक्ट में और टॉर्ट में जो ड्यूटी इंपोज की जाती है एक इंसान पे, दोनों सिचुएशंस में वो कौन इंपोज करता है? लॉ इंपोज करता है। मैंने आपको कल कहा था टॉर्ट में मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास ना करूं, न्यूसेंस ना करूं, डिफेमेशन ना करूं। ये मेरी क्या है? ये ड्यूटी मुझ पर किसने आयद की है? इसी तरह से कॉज़ल कॉन्ट्रैक्ट में भी मेरी ड्यूटी है, क्योंकि मैंने वो एडवांटेज गेन की थी जिस एडवांटेज को गेन करने का मैं हकदार नहीं था। आपको समझ में आ गया? अब मुझ पे लॉ ड्यूटी इंपोज करता है। कौन सी ड्यूटी? क्या आप इसे कंपेंसेट करो, आप इसे कंपेंसेट करो। यहां पे भी ड्यूटी कौन इंपोज करता है? किस पे? उस इंसान पे जिससे अनड्यू एडवांटेज मिली, उस इंसान को जिसको अनड्यू मिली, जिसका वो मुस्तहिक। आपको समझ में आ गया? दोनों सिचुएशंस में, चाहे टॉर्ट हो चाहे कॉज़ल कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों सिचुएशंस में एक इंसान पे जो ड्यूटी इंपोज करता है वो हमेशा लॉ ही करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है। ये क्या थी? कॉमन पॉइंट, सिमिलैरिटी थी। ठीक है। पहले डिफरेंस से है दैट द लॉ ऑफ कॉज़ल कॉन्ट्रैक्ट गिव्स राइट विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडेटेड सम। ठीक है। अगर मैं कोई एडवांटेज गेन करूं जिसका मैं मुस्तहिक नहीं था, मुझे लॉ क्या कहेगा कि आप इसे कंपेंसेट करो। कितना? उतना जितना कि उसे नुकसान हुआ। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका पर्स केसीएफ के गेट के बाहर था, उसमें 1000 रुपया था, मैंने उठाया, मैंने 1000 रुपया अपनी जेब में रखा, आप मुझे स्यू करते हो। ठीक है। मुझे कोर्ट क्या कहेगा? आप कितना इसे दो? 1000 रुपया। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे ये सम क्या है? यहां पे मनी क्या है? इट इज लिक्विडेटेड, इट इज लिक्विडेटेड। आपको समझ में आ गया? क्योंकि यहां पे ये मनी जो है इट कैन बी असर्टेनेड, इट इज असर्टेनेबल, इट इज असर्टेनेबल। लेकिन जहां टॉर्ट की बात आती है, टॉर्ट में भी इंजर्ड पार्टी को यानी कि प्लेंटिफ को क्या मिलता है? डैमेजेस मिलते हैं। लेकिन वो डैमेजेस क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड। मैंने आपको कल कहा था अनलिक्विडेटेड डैमेज कौन से डैमेज होते हैं? जो पार्टीज के बीच में पहले ही फिक्स नहीं होते हैं। अब उनको फिक्स कौन करेगा? इट इज द डिस्क्रिशन, इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ कोर्ट टू फिक्स दोस डैमेजेस। ठीक है। दूसरे डिफरेंस से कॉज़ल कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटी होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर पर्सन। अगर मैंने कोई अनड्यू एडवांटेज हासिल की, गेन किया, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ, अब मुझे कंपेंसेट किसे करना है? जिसका नुकसान हुआ। दैट मीन्स मेरी ड्यूटी किसके लिए है? एक पर्टिकुलर इंसान के लिए। पर्टिकुलर इंसान यहां पे कौन है? जिसका नुकसान हुआ। ठीक है। लेकिन टॉर्ट में जो ड्यूटी होती है वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होती है। दैट इज फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज, दैट इज फॉर द सोसाइटी, दैट इज फॉर द कम्युनिटी। क्योंकि लॉ मुझे कहता है कि आप दुनिया के किसी भी इंसान की डिफॉर्मेशन नहीं कर सकते।
लॉ मुझे कहता है दुनिया के किसी भी इंसान की न्यूसेंस की प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास नहीं कर सकते, दुनिया के किसी भी इंसान के साथ। वहां पे मेरी ड्यूटी जो है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होती है, वो पूरी दुनिया के लिए होती है। आपको समझ में आ गया ये दो डिफरेंसेस? क्लियर हुआ बेटा? चलिए नाउ एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। आई होप ये तीनों डिफरेंस आपको समझ में आई होगी। एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। एक इंसान अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करता है, उसके रॉन्गफुल एक्ट को हम टॉर्ट तब कह सकते हैं जब उसके उस एक्ट में दो चीजें फुलफिल हों। नंबर फर्स्ट, देयर मस्ट बी एन एक्ट और ओमिशन। देयर मस्ट बी एन एक्ट और ओमिशन। कौन करना चाहिए ये एक्ट और ओमिशन? कौन करना चाहिए? कौन करना चाहिए? पर्सन कौन करना चाहिए एक्ट? ये प्लेंटिफ या डिफेंडेंट? डिफेंडेंट, ठीक है। देयर मस्ट बी एन एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। ये पहला इंग्रेडिएंट है टॉर्ट का, पहला एसेंशियल। दूसरा, अब अगर किसी इंसान ने एक्ट या ओमिशन किया, इससे क्या होना चाहिए? लीगल डैमेज होना चाहिए। और लीगल डैमेज को हम कानून की भाषा में इंजूरिया भी कहते हैं। क्या होना चाहिए? इंजूरिया। ये इंजूरिया का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई एक्ट करूं या कोई ओमिशन करूं, इससे अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है तो मैंने टॉर्ट किया। पहला इंग्रेडिएंट ये है टॉर्ट के लिए कि मैं क्या करना चाहिए? एक्ट या ओमिशन, ठीक है। दूसरा, अब अगर मैंने एक्ट किया या ओमिशन किया, इससे क्या होना चाहिए? इससे क्या होना चाहिए? आपका लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। और जब आपका लीगल राइट वायलेट हुआ, हम कह सकते हैं कि आपका लीगल डैमेज हुआ है। क्या हुआ है? लीगल डैमेज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या होता है। क्योंकि पहला इंग्रेडिएंट है ये टॉर्ट का। एक इंसान के एक्ट को हम टॉर्ट तब कह सकते हैं जब उसने क्या किया होगा? या तो एक्ट किया होगा या तो ओमिशन किया होगा। एक इंसान टॉर्ट के लिए तब लायबल होता है, एक इंसान टॉर्ट के लिए तब जिम्मेदार होता है जब उसने कोई ऐसा एक्ट किया होगा जो एक्ट करने की इजाजत उसे लॉ नहीं देता। आपको समझ में आ गया? अब अगर कोई इंसान ऐसा एक्ट करता है, कोई ऐसा काम करता है जिसकी इजाजत उसे लॉ नहीं देता है, उसने क्या किया? एक्ट किया, ठीक है, बल्कि रॉन्गफुल एक्ट किया, क्योंकि इस काम की इजाजत उसे लॉ नहीं देता था। इसे हम क्या कहते हैं? एक्ट, ठीक है। ओमिशन क्या होता है? ओमिशन यह होता है कि जब एक इंसान कोई काम ना करे, कोई काम, वो अपने आप को रोके किसी काम के करने से, लेकिन लॉ उसे कहता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, लेकिन वो क्या करता है? वो अपने आप को ओमिट करता है। ओमिट मीन्स अपने आप को रोकता है, लेकिन लॉ उसे क्या कहता है? आपको ये काम करना था। आपको समझ में आ गया? दोनों सिचुएशंस में उसने टॉर्ट किया, दोनों सिचुएशंस में उसने टॉर्ट किया। उसने अगर कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी इजाजत उसे लॉ नहीं देता था, उसने टॉर्ट किया। दूसरा, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी इजाजत से लॉ देता था, उसने टॉर्ट किया। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे मुझे लॉ कहता है कि आप दुनिया के किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स लॉ मुझे क्या कहता है? किसी चीज से रुकने के लिए कहता है। मुझे लॉ रोकता है, लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं करता हूं, मैं वो काम करता हूं। कौन सा काम? जिससे मुझे लॉ रुकने के लिए बोल रहा था। अब मैंने क्या किया? एक्ट किया। क्या किया? एक्ट, ठीक है। दूसरी मिसाल, अगर दो इंसान आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लॉ उन पे ड्यूटी इंपोज करता है कि उनको ये कॉन्ट्रैक्ट क्या करना है? फुलफिल करना है। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे लॉ उनको कुछ करने के लिए बोल रहा है, लॉ उनको कुछ करने के लिए बोल रहा है, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करते हैं। उन्होंने क्या किया? ओमिशन किया। क्या किया? ओमिशन किया। आपको समझ में आ गया? ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉरपोरेशन
जैसे कि यहाँ पे J&K बैंक पुलवामा, मैंने आपको ये मिसाल दी थी, J&K बैंक पुलवामा का J&K बैंक जो है वो यहाँ की शहीद पार्क को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन कर। अब उस शहीद पार्क में एक ऐसा दरख्त है, कोई ऐसा पेड़ है जिसका फ्रूट पॉइजनस है, जहरीला है। अब वहां पे पार्क है, बच्चे घूमने के लिए जाते हैं। अब J&K बैंक की जिम्मेदारी क्या है? वो उस पॉइजनस ट्री की क्या करे? फेंसिंग करे। ठीक है, दैट मीन्स वहां पे लॉ उनको कुछ करने के लिए बोल रहा है। और अगर J&K बैंक ये काम नहीं करेगा, उन्होंने क्या किया? ओमिशन किया। क्या किया? ओमिशन किया। आपको समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है। पहला इंग्रेडिएंट क्या है? एक इंसान तब टॉर्ट करता है जब वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी इजाजत से लॉ नहीं देता है, या वो कोई ऐसा एक्ट करने से अपने आप को रोकता है जिसकी इजाजत उसे लॉ देता है। आपको समझ में आ गया? दोनों सिचुएशंस में उसने क्या किया, लेकिन ये काफी नहीं है। खाली एक्ट करना या ओमिशन करना टॉर्ट के लिए काफी क्यों काफी नहीं है? क्या होना चाहिए अब इस एक्ट से या ओमिशन से? दूसरे इंसान का लीगल राइट वायलेट होना चाहिए। आपको समझ में आ गया? उसका लीगल राइट वायलेट कर, अगर उसका अब लीगल राइट वायलेट हुआ तो उसने क्या सफर किया? कौन सा डैमेज? लीगल डैमेज। आपको समझ में आ गया? और जब भी एक इंसान, जब भी प्लेंटिफ डिफेंडेंट को कोर्ट में ले जाता है, डिफेंडेंट के खिलाफ स्यू करता है, किस चीज के लिए? टॉर्ट के लिए। उसे प्लेंटिफ को कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि जज साहब, ये जो डिफेंडेंट है इसने एक्ट किया या इसने डैमेज किया, और उस एक्ट से या उस डैमेज से मुझे क्या हुआ? लीगल डैमेज हुआ। आपको समझ में आ गया? इसके एक्ट से या इसके ओमिशन से मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ। आपको समझ में आ गया? जब तक वायलेशन ऑफ लीगल राइट ना हो, एक इंसान के एक्ट से या एक इंसान के ओमिशन से अगर दूसरा इंसान यानी कि प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट नहीं होगा, उससे हम टॉर्ट नहीं कहते, उससे हम टॉर्ट नहीं कहते। आपको समझ में आ गया? और यहां पे मैंने आपको दो कंसेप्ट्स बताए थे। क्या क्या? इंजुरिया साइन डैमनो, इंजुरिया साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजुरिया, डैमनम साइन इंजुरिया। इंजुरिया साइन डैमनो का मतलब होता है वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट विदाउट काजिंग एनी हार्म, वायलेशन ऑफ ए लीगल राइट विदाउट काजिंग एनी डैमेज और विदाउट काजिंग एनी लॉस। किसको? किसको? प्लेंटिफ को। आपको समझ में आ गया? अगर मैं कोई एक्ट करूं या कोई ओमिशन करूं, इससे मेरे एक्ट से या मेरे ओमिशन से अगर प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट होता है लेकिन उसे कोई लीगल डैमेज नहीं होता है, आपको समझ में आ गया? इससे हम कहते हैं इंजुरिया साइन डैमनो। मैंने अभी आपको क्या कहा? एक इंसान के एक्ट से या ओमिशन से दूसरे इंसान को क्या होना चाहिए? लीगल डैमेज होना चाहिए। यहां पे एक इंसान के एक्ट से या ओमिशन से दूसरे इंसान के लीगल राइट की वायलेशन तो होती है लेकिन उसका डैमेज नहीं होता, कोई लीगल डैमेज। इज इट एक्शनेबल? इज इट एक्शनेबल? यस, इट इज एक्शनेबल। क्योंकि कोर्ट क्या देखता है? जज साहब क्या देखता है? मेरे एक्ट से या मेरे ओमिशन से दूसरे इंसान का लीगल राइट वायलेट हुआ है। वो ये नहीं देखता है कि उसे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया? वो खाली क्या देखता है? लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया? इन केसेस में ये बिल्कुल भी प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है प्लेंटिफ को कि मुझे नुकसान हुआ। आपको समझ में आ गया? उसे कोर्ट में ये बिल्कुल प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि मुझे नुकसान हुआ इसके एक्ट से या इसके ओमिशन से। उसे खाली एक ही चीज प्रूव करनी पड़ेगी। व्हाट इज दैट? मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ। जज साहब, आपको समझ में आ गया? और अगर वो कोर्ट में ये प्रूव करने में कामयाब हुआ कि डिफेंडेंट के एक्ट से या ओमिशन से मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ, he will succeed in his plea. वो अपने he will be entitled to claim compensation. ठीक है? उसे कंपेंसेशन मिलेगी क्योंकि वो प्रूव करता है कौन सी चीज? लीगल राइट वायलेट हुआ।
चाहे उसे नुकसान हुआ हो, इट इज एक्शनेबल, इट इज एक्शनेबल। और मैंने आपको इसमें एक लीडिंग केस बताया था, दैट इज एशबी वर्सेस वाइट। एशबी वर्सेस वाइट में क्या हुआ था, इसमें जो प्लेंटिफ था, ही वॉज अ क्वालिफाइड वोटर, ही वॉज अ क्वालिफाइड, ठीक है। अब क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन थी वोट डालने की। मिसाल के तौर पर वो पागल भी नहीं था और वो मेजर भी था। आपको समझ में आ गया। और जब एक इंसान कोई मेजर होता है या वो सेन होता है, साउंड माइंड उसकी होती है, वो वोट डालने का मुस्तहिक होता है। आपको समझ में आ गया। लेकिन जब वो वोट डालने के लिए गया, वहां पे जो बूथ पे रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने उसको वोट डालने नहीं दिया, क्योंकि वो हकदार था वोट डालने का, ही वॉज क्वालिफाइड वोटर। रिटर्निंग ऑफिसर ने उसे वोट कास्ट करने नहीं दिया, ठीक है। उसका क्या वायलेट हुआ, लीगल राइट वायलेट हुआ। लेकिन उसको जिस कैंडिडेट को वोट डालना था, वो बिना वोट डाले ही कामयाब हो गए। वो उसके बावजूद भी क्या कोई नुकसान हुआ कुछ फैसल साहब? नहीं हुआ। लेकिन इसका लीगल राइट वायलेट हुआ। आपको समझ में आ गया। उसने इस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ केस किया और कोर्ट ने कहा दैट ही इज लायबल। उसने टॉट किया, किसने? रिटर्निंग ऑफिसर ने। क्यों? क्योंकि उसके वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या किया, उसने क्या किया? टॉट किया। कैसे? लीगल राइट वायलेट किया। कैसे? ओमिशन से, एक्ट से नहीं बल्कि ओमिशन से। अब जो काम उसे करना था उसने नहीं किया। तो यहां पे कोर्ट ने ये नहीं देखा कि इसके इस ओमिशन से, इसके इस टॉट से प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है या नहीं हुआ। कोर्ट ने क्या देखा? लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया, ठीक है। और इस केस में हेल्ड किया गया दैट द डिफेंडेंट इज लायबल। दूसरा केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था, भीम सिंह जम्मू का है ना, पैंथर्स पार्टी का चीफ। भीम सिंह उस जमाने में, जिस जमाने में केस हुआ था, ही वाज ए पार्लियामेंटेरियन, सॉरी ही वाज ए एमएलए, पार्लियामेंटेरियन नहीं, ही वाज ए एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वो एक दिन असेंबली सेशन अटेंड करने के लिए जा रहा था। रास्ते में पुलिस ने उसे डिटेन किया, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। अब उससे क्या हुआ? अब यहां पे भीम सिंह जो है उसके दो राइट्स वायलेट हुए। कौन कौन सा राइट? एक तो उसका फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दूसरा उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उसका लीगल राइट था। कौन सा? जो उसका हक था अपने असेंबली सेशन अटेंड करने का, वो भी उसका हक था। कॉन्स्टिट्यूशन उसे एक एमएलए को राइट देता है कि वो असेंबली सेशन को अटेंड करे। आपको समझ में आ गया। अब उसके ना जाने के बावजूद भी असेंबली सेशन लगा। आपको समझ में आ गया, ठीक है। नुकसान हुआ कुछ? नुकसान हुआ नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ? जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ। आपको समझ में आ गया। एंड उसने जब उस पुलिस के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया, ठीक है, तो कोर्ट ने ये नहीं देखा कि वहां पे नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, बल्कि कोर्ट ने क्या देखा? भीम सिंह का लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं हुआ। आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो उस केस में जो डिफेंडेंट था दैट वाज हेल्ड लायबल एंड भीम सिंह वाज अवॉर्डेड कंपेंसेशन ऑफ कितना? 50,000 रुपीज।